हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी को आप सब लोग सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। दोस्तों आज मैं आपको डीएलएड 18 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के साथियों के लिए होने वाले एग्ज़ाम 9, 10, 11 नवंबर को देखते हुए ये वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आप सभी दोस्तों की डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी आसानी से हो सके। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज का विषय है दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी परीक्षा के परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्नोत्तरी 2 पार्ट में समाप्त होगा, तो आपके लिए पहला पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है। दोस्तों, WH बूच के अनुसार किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इसको संस्थागत नियोजन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है। दोस्तों, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ है पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण ही प्रक्रिया ही नियोजन है। मतलब दोस्तों, पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना प्लानिंग करना, निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना विद्यालय प्रबंधन से संबंधित है। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व प्रधानाचार्य का होता है। अगला है दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए। दूसरा है विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए। अगला है दोस्तों, सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ लिखिए। दोस्तों, सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना है। सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ है दोस्तों संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना है। अंग्रेजी शब्द मैनेजमेंट टेक्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेज प्लस मैन प्लस टेक्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ व्यक्तियों से कार्य लेना है। प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों व्यक्तियों से कार्य लेना। दोस्तों, प्रबंधक नियोजन अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में किस प्रकार सहायक है। दोस्तों, प्रबंधन के द्वारा नियोजन अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। प्रबंधकर्ता कुशल प्रबंधन के द्वारा इन सभी तत्वों को मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, अगला है दोस्तों,
छात्रावास के संचालन के लिए विभिन्न समितियां कौन कौन सी गठित की जानी चाहिए? दोस्तों, छात्रावास के जीवन को संचालित करने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जो निम्न प्रकार हैं। भोजन समिति, मेस कमेटी होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा है सफाई समिति, सैनिटेशन कमेटी हुई होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा है अनुशासन समिति, डिसिप्लिन कमेटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अनुशासन समिति, विद्या छात्रावास सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों खेल समिति, गेम्स कमेटी। और अंतिम है दोस्तों सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम कमेटी। जो छात्रावास के संचालन के लिए ये समितियां गठित की जानी चाहिए। अगला है दोस्तों विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक है? विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक है? दोस्तों, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेल के बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूल भवन का निर्माण करते समय उसमें खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, ताकि विद्यालय में किसी भी प्रकार का खेल आसानी से खेला जा सके। अगला है दोस्तों मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों के प्रबंध से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का तात्पर्य उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण से है, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। दोस्तों, मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है? विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों विद्यालय प्रबंधन का आकलन कौन कौन सी समितियां करती हैं? दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन का आकलन शिक्षक परिषद, छात्र परिषद, शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां एवं सामाजिक सेवा समितियां विद्यालय प्रबंधन का आकलन करती हैं। अगला है दोस्तों विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कोई 4 कार्य बताइए। विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के 4 कार्य निम्न हैं। पहला है दोस्तों शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय होना चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरा है दोस्तों विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विद्यालय प्रबंधन का महत्वपूर्ण इकाई है। अंतिम है दोस्तों विद्यालय का बजट बनाना, जो विद्यालय का प्रबंधन देखता है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट कब बना? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट कब बना? दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट वर्ष 1993 में सन 1993 में बनाया गया था। अगला है दोस्तों अध्यापक के संबंध में मुदालियर आयोग के विचार लिखिए। दोस्तों, अध्यापक के संबंध में मुदालियर आयोग के विचार। मुदालियर आयोग के अनुसार हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक होता है। उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल एवं समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे हैं अध्यापकों पर आधारित होता है, मुदालियर आयोग के अनुसार। अगला है दोस्तों समुदाय का अर्थ बताइए। दोस्तों, समुदाय का अर्थ होता है, समुदाय का अर्थ जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कम कम मतलब एक साथ, टुगेदर, मुनीस मतलब सेवा करना, टू सर्व। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ होता है कि एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। बोगार्ट्स ने
समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है दोस्तों, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक योजना तथा प्रशासन का संस्थान किस शहर में है? राष्ट्रीय शिक्षक योजना तथा प्रशासन का संस्थान दिल्ली शहर में है। ये अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? दोस्तों, शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। अगला है दोस्तों, अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या 20 होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलते हैं। अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। विद्यालय अनुदान की यही टिप्पणी है। अगला है दोस्तों, समुदाय से प्राप्त धन का क्या होता है? दोस्तों, समुदाय से प्राप्त धन का समुदाय के सदस्यों, धनी मानी तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों हेतु धन दिया जाता है। यह धन भी विद्यालय की वित्त व्यवस्था को सुधारने में सहायक माना जाता है। समुदाय के सदस्य विद्यालयों में कमरे का निर्माण करा देते हैं। दोस्तों, कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशय है? दोस्तों, कक्षा कक्ष प्रबंधन से आशय है, वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य उन भौतिक एवं मानवीय व्यवस्थाओं से होता है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। कक्षा कक्ष के प्रबंधन से अभिप्राय है दोस्तों, कक्षा के संबंधित उपकरणों की व्यवस्था। कक्षा कक्ष के प्रबंधन से सीधा सा शाब्दिक पर्याय है दोस्तों, कक्षा से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था करना। अगला है दोस्तों, आदर्श विद्यालय से आपका क्या आशय है? दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदर्श विद्यालय से आशय है, एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, इसकी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो तथा इसमें छात्रों को चलने फिरने की पूर्ण सुविधा हो, आदर्श विद्यालय का मानक कहलाता है। अगला है दोस्तों, पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई 4 उपाय बताइए। दोस्तों, पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय में बुक बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाना चाहिए। विद्यालय समय सारणी से पुस्तकालय का लॉन्च निर्धारित हो। खेल का क्या महत्व है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग, ये पिछली बार आया था। खेल का महत्व, छात्रों के स्वास्थ्य एवं आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति एवं विकास की दृष्टि से खेल का विशेष महत्व है। एनपीआरसी का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, एनपीआरसी का प्रमुख संकुल प्रभारी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षक के अतिरिक्त बालक के विकास में अन्य कौन कौन से साधन सहायक हैं, आवश्यक हैं? बालक के विकास के लिए अन्य आवश्यक साधन जैसे पीने के लिए शुद्ध पानी, बैठने की उचित व्यवस्था, हवादार कमरे, पेड़ पौधे एवं विद्यालय का फर्नीचर आदि विशेष रूप से आवश्यक होता है। अगला है दोस्तों, समय तालिका एक साधन है या साध्य है? इसको आप समझाइए। समय तालिका को स्वयं में एक साधन के रूप में समझना चाहिए, यह साध्य नहीं है।
जहाँ भी इसका प्रयोग होता है दोस्तों, हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की है दोस्तों, वहीं यह अपने गौरव को समाप्त कर देता है। जहाँ पर हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की, वहीं पर यह अपने गौरव को समाप्त कर देता है। अगला है दोस्तों, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, या किसने कहा है? टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, इसको डॉक्टर जसवंत सिंह ने कहा है। टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। अगला है दोस्तों, समय सारणी क्या है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, आपको मैं बता दूं, समय सारणी आपके दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है, छात्र जो व्यवस्था करते हैं, उसको हम समय सारणी कहते हैं। अगला है दोस्तों, रास के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है? दोस्तों रास के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया की धारणा जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों या प्रत्यक्ष जीवन यापन द्वारा सीखने में विश्वास करती है। स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा, जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप से भाग लेकर सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों की स्वैच्छिक क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिए और बमशंकर एकेडमी को सब्सक्राइब भी करते रहिए। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता बताइए। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के पश्चात हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की समृद्ध क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए, जो विद्यार्थियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसके मनोरंजक कार्यों, क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था करनी होगी, जो बच्चों को प्रभावित करे, उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करे। अगला है दोस्तों, स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद ने क्या कहा है? दोस्तों स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद जी ने कहा है, आज भारत को भगवत गीता नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। दोस्तों शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्रियां आती हैं? दोस्तों शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत श्यामपट्ट, व्हाइट बोर्ड, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, आकृतियां, ग्राफ तथा विज्ञान सामग्री, शिक्षण सामग्री आती हैं। पेयजल व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए दोस्तों। पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर ही अर्थात शौचालय के आसपास होनी चाहिए। मानवीय साधन के अंग बताइए। मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र एवं समुदाय आते हैं। अगला है दोस्तों, मानवीय संसाधन के प्रबंधन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। दोस्तों मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है। दूसरा है दोस्तों, मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में सुधार होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्यों में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। अगला है दोस्तों, एक सफल शिक्षक में कोई दो गुणों का उल्लेख कीजिए। पहला है, अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। एक सफल शिक्षक के गुण बता रहा हूँ दोस्तों। अध्यापक शारीरिक, मानसिक एवं स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। दूसरा गुण है, अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान हो सके, जिससे कि वह बालकों की विभिन्न रुचियों, प्रेरणाओं, योग्यताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन कर सके। यह दो गुण एक सफल शिक्षक के हैं। अगला है दोस्तों, विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 15% होता है। वाद विवाद व भाषण से क्या लाभ है? दोस्तों मैकनोन के अनुसार बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह
स्पष्ट चिंतन, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, संतुलन तथा अन्य वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद व भाषण के समान कोई क्रिया नहीं है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? दोस्तों राष्ट्रीय पर्व निम्न है: गणतंत्र, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। 3 प्रकार के पर्व राष्ट्रीय पर्वों में प्रमुख हैं। अगला है दोस्तों, सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में स्थान बताइए। दोस्तों सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राप्त सूचनाओं को लिखित रूप में रखना ही अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं, अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है, यह कथन किसका है? डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी जी ने कहा था कार्यालय विद्यालय की नाड़ी संस्थान है। लॉगबुक क्या होता है दोस्तों? दोस्तों लॉगबुक होता है, इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। वास्तव में यह वह माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है। यह एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि लॉगबुक के अंतर्गत वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों को ग्रांट कौन प्रदान करता है? दोस्तों प्राथमिक विद्यालय को ग्रांट ग्राम पंचायत तथा सरकार प्रदान करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्कूल कैलेंडर में क्या होता है? दोस्तों स्कूल कैलेंडर में सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर दी जाती हैं। दोस्तों धाराओं के प्रकार बताइए। तापमान के अनुसार धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। अगला है दोस्तों, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? दोस्तों सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तटों पर 24 घंटों में 2 बार समुद्र का जल किनारे पर आगे बढ़ता है और फिर वापस लौट जाता है। इस प्रकार महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को ज्वार भाटा कहते हैं। जल किनारे पर आगे बढ़ता है, इस प्रकार वापस लौटता है। तो जल के ऊपर उठने को, आगे बढ़ने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा से क्या लाभ होता है बताइए। दोस्तों ज्वार भाटा के निम्न लाभ हैं। ज्वार के समय उथले बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जलयान भी बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और भाटे के साथ लौट आते हैं। इस प्रकार माल ढोने वाले जलयानों द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है। दूसरा लाभ है दोस्तों ज्वार भाटा से ज्वारीय शक्ति से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ज्वारीय शक्ति से बिजली उत्पन्न की जा सकती है। तीसरा है दोस्तों, ज्वार आने के कारण समुद्र तट पर अनेकों प्रकार की वस्तुएं जैसे सीप, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारे पर आ जाती हैं। अगला है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा तथा मानवकृत आपदा में अंतर बताइए। दोस्तों प्राकृतिक आपदा विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है। इन आपदाओं को दोस्तों पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना संभव होता है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी आदि। मानवकृत आपदाएं होती हैं दोस्तों मानव के कुप्रबंध अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव है, जैसे आग, परमाणु आपदाएं, आतंकवादी गतिविधियां आदि। दोस्तों बाढ़ आने के क्या कारण हैं, उल्लेख कीजिए।
बच्चों, भारी वर्षा तथा चक्रवाती वर्षा बाढ़ आने के निम्न कारण हैं, मुख्य कारण हैं। अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति से चक्रवातों से भयानक बाढ़ आती है। अगला है दोस्तों, बादल का फटना किसे कहा जाता है? दोस्तों, बादल का फटना, बादल फटने के दौरान तेजी से आंधी आती है और बिजली कड़कती है। इस दौरान हवा में मौजूद आयन के रूप में विद्युतीय आवेश बादल में मौजूद पानी को बड़ी मात्रा में ऊपर उठा देता है। इस विद्युतीय आवेश के अचानक बंद हो जाने से पानी एक बारगी एक छोटे दायरे में तेजी से बौछारों के रूप में गिरता है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होती है, जिसे बादलों का फटना कहते हैं। ऐसे बादलों के अत्यधिक घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? दोस्तों, आज वर्तमान भारत की सबसे मुख्य समस्या जनसंख्या विस्फोट ही होती जा रही है। दोस्तों, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ने देश को जनसंख्या विस्फोट के नजदीक पहुंचा दिया है, जिसके कारण सरकार द्वारा किए जा रहे मानव कल्याण के कार्य अपर्याप्त ही नहीं बल्कि अनुपयुक्त भी होते जा रहे हैं। अतः जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और इस वृद्धि के कारण मानव समाज का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होने लगे, तो यह स्थिति जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहलाती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, टीएलएम ग्रांट का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, टीएलएम ग्रांट का पूरा नाम शिक्षण अधिग्रहण सामग्री अनुदान है। शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेलकूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग, गाइडिंग इत्यादि क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। अगला है दोस्तों, ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है? दोस्तों, ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक या प्रभारी से के संयुक्त रूप में होता है। इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से निकाला जाता है तथा दोनों की सहमति के आधार पर खर्च किया जाता है। ग्राम शिक्षा निधि का खाता का पैसा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व बताइए। दोस्तों, प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व निम्न हैं, जैसे योजना परिनिरीक्षण, शिक्षण, पथ प्रदर्शन, पाठ्य पुस्तकों का चयन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, संपर्क कर्तव्य, मूल्यांकन आदि। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोजेक्टर क्या है? दोस्तों, इसमें चित्र को बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है, प्रतीक्षित कर दिया जाता है, इसको हम प्रोजेक्टर कहते हैं। अगला है दोस्तों, विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए? दोस्तों, मुख्याध्यापक विद्यालय व समाज को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। कुछ लोगों का विचार यह भी है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भी भूमिका का निर्वाह करना होता है। उसे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों व समाज के सदस्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अगला है दोस्तों, शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है या कथन किस्सा है? दोस्तों, शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है या कथन है? H.G. वेल्स जी ने कहा था। अगला है दोस्तों, मीना मंच। मीना मंच क्या है? दोस्तों, सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है, ताकि इस शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक बालिका की प्रमुख भूमिका को प्रदर्शित किया जा सके। दोस्तों, अगला है पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, पर्यवेक्षण को अनेक शिक्षाविदों ने प्रतिपादित किया है। एडम्स और डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण को परिभाषित, पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। और बिल्स के अनुसार है दोस्तों, आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षण व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक होता है। पर्यवेक्षण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, पर्यवेक्षण का अर्थ होता है
पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है उच्च दृष्टि। सुपर प्लस विजन, जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है, जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बम शंकर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। बम शंकर।